The verifiability. Verification can be direct or indirect. Direct verification means verifying an amount or other representation through direct observation, or indirect verification means checking the inputs to a model, formula, or other technique and recalculation of the output using the same methodology. तो direct का मतलब है चेयर लेके बैठ जाए और देखना शुरू कर दें क्या हो रहा है, तो डायरेक्ट वेरिफिकेशन। इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन है कि आप अपना डाटा फीड करें सिस्टम में और फिर देखेंगे इसका जवाब क्या आना चाहिए, और फिर असल में जो जवाब आता है उसे कंपेयर करें तो आप ये देखें कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रिस्पॉन्स, क्या सिस्टम ने वही रिस्पॉन्ड किया है। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन आप दो तरह से कर सकते हैं। फिर टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब है टाइम पे। हर चीज अपने टाइम पे दे, नहीं तो उसका फायदा नहीं होगा। टाइमलीनेस मींस हैविंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू डिसीजन मेकर्स इन टाइम टू बी कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन। उस टाइम पे दें जब वो डिसीजन पे असरअंदाज हो सके, जब उसका फायदा हो, उसकी जरूरत हो। अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द वे इन विच द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड। अंडरस्टैंड, इंफॉर्मेशन समझ आ रही है कि नहीं, उसका क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको चीज़ समझ आ रही है, तो समझ आने के कौन से पैरामीटर होते हैं, मेरे पढ़ाने में क्या क्या होना चाहिए कि चीज़ आपको समझ आए। नंबर वन, मेरा तरीका। मैं जिस तरह बोल रहा हूँ, जिस तरह समझा रहा हूँ, जिस लेवल पे आ रहा हूँ, तो मेरे तरीके से आपको या समझ आएगी या समझ नहीं आएगी। नंबर टू, द कैपेबिलिटीज ऑफ यूजर। मेरा तरीका क्या होगा, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितनी आपकी एक नॉलेज है, स्किल है, उस हिसाब से समझाओ। अगर तीसरी क्लास के बच्चे को आप स्टैंडर्ड पढ़ाना शुरू कर दोगे तो उसे समझ नहीं आएगी। इवन तीसरी क्या, ओ लेवल के बच्चे को भी अगर आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड्स पढ़ाना शुरू कर दोगे तो समझ नहीं आएगी। इवन आपको FA1 में अगर ACCA स्टैंडर्ड पढ़ाना शुरू कर दे तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप तो बिल्कुल नए होगे। लेकिन फिर कहाँ पे स्टैंडर्ड्स आते हैं पहली बार, F3 में। इवन FA2 में भी ऐसे स्टैंडर्ड्स को वगैरह टच नहीं करता। क्यों, उसने पहले मेंटली आपको प्रिपेयर कर दिया। अब जब मैं स्टैंडर्ड की बात करूंगा तो आप उसे एब्जॉर्ब करें। तो इसका मतलब है कि यूजर की कैपेबिलिटी को भी देख के ही चीजें प्लान करनी चाहिए। एक तो ये कि मेरा तरीका क्या है पढ़ाने का, दूसरा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। तो ये दो चीजें अंडरस्टैंडेबिलिटी को एनहेंस करती हैं, या इन पे अंडरस्टैंडेबिलिटी डिपेंड करती है। इट इज अज्यूम दैट, अब डिपेंड क्या करती है, ठीक है मैंने अब आपको पढ़ाना है, आपको मैं F3 पढ़ा रहा हूँ, तो F3 पढ़ाने के लिए मेरा क्या assumption होना चाहिए इस वक्त। एक FSC का बच्चा आ जाए तो क्या मैं उसे F3 पढ़ा सकता हूँ, क्या उसे समझ आएगी? सिंपल FSC के बच्चे को नहीं आएगी। तो आपको क्यों समझ आएगी अगर आप आ रही है, तो क्योंकि आप FA1 पढ़ के आए, आप FA2 पढ़ के आए हो, तो आपकी एक बेसिक्स मौजूद है, तो आपको समझ आएगी। इसका मतलब है कि फिर हम एज्यूम क्या करें कि चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हैं कि नहीं, आपको समझ आ रही है कि नहीं। तो फिर मेरे समझाने के अंदाज में मसला है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मेरे समझाने के अंदाज में मसला है या आप में मसला है। क्या ख्याल है आपका? अगर एक बंदे की बात दूसरे बंदे को समझ नहीं आ रही तो जो समझाना चाह रहा है उसका प्रॉब्लम है या समझने वाले का प्रॉब्लम है, या दोनों मसले हो सकते हैं? सर दोनों। समझाने वाले का प्रॉब्लम कब होगा? सर समझाने वाले का जब वो एक अच्छे तरीके से समझाएगा। अच्छे तरीके से समझाने का मतलब क्या है? वो ऊपर हमने पढ़ लिया यस सर। कि अपना तरीका भी ऐसा रखना, सिंपल रखना, और फिर देखना कि दूसरे की कैपेबिलिटी क्या है। अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं FSC के बच्चे को डायरेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाना शुरू कर दूं तो वो उसे ना समझ आए, तो ना समझ आने में मेरा कसूर है? उसका। उसका कसूर तो नहीं कहना चाहिए, वो समझ ही नहीं पाएगा, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है फिर मुझे अगर मैं समझा नहीं पा रहा, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुझ में क्या खामी है, तो मुझे अज्यूम क्या करना पड़ेगा। अगर मेरे सामने FSC का बच्चा बैठा है और वो नहीं समझ रहा, तो मैं कहूँगा मेरा कसूर नहीं है। ठीक है ना, इस बच्चे को पहले मजीद पढ़ा के लाएं फिर ये F3 पढ़े। लेकिन अगर आप तो F3 के स्टूडेंट्स हैं, अब आप FA1 FA2 पढ़ के, मैं आपको भी नहीं समझा पा रहा, तो किसका कसूर है, मेरा? क्योंकि आपके पास तो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, तो मुझे क्या अज्यूम करना पड़ेगा अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं उनके पास बेसिक नॉलेज मौजूद है, होना चाहिए। नॉलेज तो है, लेकिन आपकी नीयत कहीं और है, तवज्जो कहीं और है। आपका जहन बैठा हुआ है, आज पार्टी होनी है हमारे दोस्तों की, तो क्या करना है कैसे करना है, मैं बोल रहा हूँ, आपका दिमाग कहीं और है, तो आपको समझ आएगी नहीं। तो आप सीखना भी चाह रहे हैं, ना सिर्फ कि आपके पास नॉलेज मौजूद है मुनासिब, बल्कि आप सीखना। सीखना भी चाह रहे हैं, आप विलिंग भी हैं। तो ये दो तीन चीजें आएंगी तो अंडरस्टैंडेबिलिटी बनेगी।
और यूजर के लिए हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा। अगर यूजर इन अजम्पशन में पूरा नहीं उतरता तो हम कहेंगे जी अंडरस्टैंडेबिलिटी बन ही नहीं सकती। अच्छा जी, क्या इट इज अज्यूम्ड दैट यूजर्स हैव ए रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड नंबर टू, आर विलिंग टू स्टडी द इंफॉर्मेशन। ना सिर्फ उनके पास नॉलेज है बल्कि वो सीरियसली पढ़ना भी चाह रहे हैं, तभी समझ आएगी। दोनों में से कोई एक चीज भी नहीं है ना, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी डेवलप नहीं होगी और इसमें समझाने वाले का कसूर नहीं। ठीक है, ये बात रखनी है याद। और मेरे ख्याल है इस पे आज खत्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोल देता हूँ, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि नहीं, एफ वन एफ टू में पढ़ी? इन्हें दोबारा पढ़ लेना है, वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है। ठीक है। अच्छा, एसेट क्या होता है? चलो, एसेट तो है ना, रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। आगे, द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ विच शी विल फ्लो टू द एंटिटी। ये नहीं है? नहीं, शाबाश, ये पहले होता था। नहीं पढ़ा। नहीं, नहीं पढ़ा ना, तो सही पढ़ा। मैं ये तो कह रहा हूँ, पहले ये डेफिनेशन का पार्ट था, आज से 10-15 साल पहले। लेकिन फिर इनकी दोबारा मीटिंग हुई स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी की, इन्होंने वो चीज़ निकाल दी थी। तो याद रखना है, पुरानी किताबों में आपको मिलेगी वो डेफिनेशन। रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ विच आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। ये पहले थी, लेकिन अब ये वर्ड निकाल दी है, तो नई बुक्स में आपको नहीं मिलेगा और आपने नए वाला ही यूज करना है, इसलिए कि आप जरा इसे सीरियसली लेंगे। ठीक है। इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, इसे पढ़ लेना है। अगर ना समझ आए तो कल मैं एक्सप्लेन करूँ। उसके बाद नीचे आ जाता है जी कैटेगरीज ऑफ एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। ये तो आपको वैसे ही आता है। एसेट कितनी तरह के हैं, नॉन करंट और करंट। करंट। वो तो उसने चीजें बताई हैं, इन्हें पढ़ लेना है, हो जाएगा। और अगर नहीं समझ आती तो कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल चीज है। फिर लाइबिलिटीज की कैटेगरीज भी वही हैं, करंट और नॉन करंट। कोई नई चीज नहीं है, इसे पढ़ लेना है आपने। और फिर अंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई है, मेरा ख्याल है चैप्टर खत्म होने के करीब ही होगा। कंपोनेंट्स ऑफ ए सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और लोन्स। पांच है। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, वो कितने हैं? वो कौन से हैं? एसेट, लायबिलिटी। ये याद रखना, ये मिक्स ना कर जाना। एलिमेंट्स का मतलब है किन चीजों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। कंपोनेंट्स का अलग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अपने कितने हिस्से हैं। ठीक है ना, ये याद रखना है। शाबाश, इसे पढ़ लेना बस आपने बेटा, ये सब कुछ आपने पढ़ा। इसमें कोई नई चीज नहीं है। इसे जहां प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक हो गया? तो सारा उसने हल्का फुल्का एक्सप्लेन किया हुआ है। आखिर पॉइंट नंबर 8 है, ये हम कल करेंगे। इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ये कल करके खत्म कर देंगे। मटीरियलिटी है, और क्या है? मटीरियलिटी तो पढ़ लिया है ना। यस। मोटी मोटी बात बताओ, मटीरियलिटी क्या होती है जल्दी से, सिंपल अल्फाज में। मटेरियल की ओमिशन और अगर वो इंफॉर्मेशन हम ओमिट कर दें, ओमिट कर दिया जनरल या फाइनेंशियल नहीं, तीन वर्ड्स हैं, ओमिट कर दें या ऑब्स्क्योर कर दें, और उसके बाद एक और था वो एक मिस और था ना, मिस मिसस्टेट कर दें। मिस मिसस्टेट कहना चाहिए, ठीक है, या रॉन्ग कर दें। तो क्या करे वो? यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट करता है। और कौन सा यूजर? प्राइमरी प्राइमरी यूजर। और किस चीज का यूजर? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूजर। शाबाश, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पर ये आपने मेंशन करने हैं आज। गोइंग कंसर्न हम कल पढ़ेंगे। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मैंने बता दिया था अभी। यस। क्या था? कि किसी भी ट्रांजैक्शन की रियलिटी को देखो, इकोनॉमिक रियलिटी को, फाइनेंशियल रियलिटी को देखो, ये ना देखो कि लॉ क्या कहता है। ठीक है ना, लॉ अपने हिसाब से चलता है, आप अकाउंटिंग के हिसाब से चलो। अच्छा, गोइंग कंसर्न हम कल पढ़ लेंगे, आपने पढ़ा होगा वैसे, पढ़ा है गोइंग कंसर्न? कल हम पढ़ेंगे, अभी मैं डिटेल में नहीं जाता। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है ना? यस। क्या है? बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो बिजनेस की अपनी अकाउंटिंग होगी, बिजनेस खुद खरीदेगा खुद बेचेगा, ये अज्यूम करके हमने अकाउंटिंग करनी है। एक्रूअल अकाउंटिंग भी आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं? यस। क्या होती है, क्यों बस? रेवेन्यू एंड नहीं नहीं, प्रूडेंस और चीज है। एक्सपेंस एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड, वी शुड नॉट वेट फॉर द पेमेंट। when we have incurred expenses we should record it. Income should be recorded when we have earned it, we should not wait for the receipt. रिसीट अब एक होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, चीज रिसीव होगी तो इनकम बुक होगी, पे होगी तो एक्सपेंस बुक। ये एक्रूअल बेसिस है कि एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो जब आपने सर्विस ले ली, ये होती है एक्रूअल।
प्रूडेंस और चीज है। प्रूडेंस होती है कि एक्सपेंस उस फौरन रिकॉर्ड करो, अभी उसके चांसेस हैं, कंफर्म भी नहीं है तो रिकॉर्ड कर लो। इनकम उस वक्त तक रिकॉर्ड ना करो जब तक सर्टन ना हो जाए। वो थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसे मिक्स ना करना। ठीक है ना, इसे पढ़ लेना। कंसिस्टेंसी का मतलब मैंने बता दिया था, क्या मतलब है मुस्तकिल मिजाजी, क्या मतलब। मतलब कि अपने काम की सार और करो की काम की सार। मुस्तकिल नहीं, तो बिजनेस अगले 2-3 साल में चले गए, चले गए। वो तो गोइंग कंसर्न, वो तो गोइंग कंसर्न था। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि इस साल अगर फाइफो अप्लाई किया है तो अगले साल भी फाइफो ही अप्लाई करो कंसिस्टेंटली। मुस्तकिल में जाते ही चलो, पंगे ना करो, कभी ये जॉब कर ली, ये छोड़ के ये जॉब कर ली, फिर तंग आके तो तीसरी जॉब कर ली। टिक के जॉब करो, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। मतलब एक अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर ली ना, तो उसे ही चलाओ। ये ना हो कि कभी जंप करके फाइफो पे आ गए फिर जंप करके उधर चले गए, ये ना करो, फिर कंपेरेबिलिटी नहीं रहेगी ना। कंसिस्टेंसी होता है कि आपकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, खाम खा चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। ऑफसेटिंग ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। डुअलिटी कल पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड करंट वैल्यूज कल पढ़ेंगे। और कल हमारा चैप्टर खत्म हो गया, नया चैप्टर भी शुरू हो जाए। ठीक हो गया, तो इसे हम कल इंशाल्लाह खत्म कर। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ठीक है। ओके, फिर अपनी मीटिंग भी एंड करते हैं और कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात।